a curve is a graph whose slope varies as we move along it. यहाँ पे अगर आपके पास एक कर्व है, देखो इस कर्व पे ही अगर आप डिफरेंट पॉइंट्स उठाओ, ठीक है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट आपको स्लोप मिलने वाला है। एंड हाउ डू वी फाइंड आउट द स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन अ कर्व? उसके लिए हमें टेंजेंट बनाना पड़ता है, ठीक है। वी एज्यूम कि अगर मान लो इफ यू आर एट पॉइंट ए, ठीक है, तो पॉइंट ए से पास होता हुआ जो स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि मोमेंटरली आप इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पे खड़े हो, तो इसीलिए इस स्ट्रेट लाइन का जो भी स्लोप होगा वही आपको पॉइंट ए का स्लोप भी दिखने वाला है। क्लियर है चीज? सिमिलरली अगर आप पॉइंट बी पे हो, तो यहाँ पे जो मैं टेंजेंट बना के एक स्ट्रेट लाइन बना सकता हूँ, मैं बोलूँगा कि मैं अभी फ़िलहाल इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पे मोमेंटरीली खड़ा हूँ, ठीक है। मोमेंटरीली क्यों? बिकॉज नेक्स्ट मोमेंट पे ही मैं अगर चल रहा हूँ इस कर्व के अलावा, नेक्स्ट मोमेंट पे मेरा क्या हो जाएगा, मैं किसी और पॉइंट पे रहूँगा, किसी और स्ट्रेट लाइन पे रहूँगा, ठीक है। तो अगर हम पॉइंट बी पे है तो मोमेंटरीली वी आर स्टैंडिंग एट दिस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन विच इज़ नथिंग बट द टेंजेंट एट द पॉइंट बी टू द कर्व, ठीक है। तो इस स्ट्रेट लाइन का जो भी स्लोप होगा वही क्या होगा, पॉइंट बी का भी स्लोप होने वाला है। क्लियर? तो तरीका क्या निकल का है? इफ़ यू आर सपोज टू फाइंड आउट द tangent, sorry, if you are supposed to find out the slope at any point on the curve, what you have to do, you have to draw the tangent at that point, and the slope of that particular tangent or that line will also be equal to the slope of the point B, ठीक है। लिखा रहा हूँ, स्क्रीन सबको ब्लर दिख रहा है क्या? अभी यहीं से स्टार्ट किया है हमने। Curve, we are talking about a curve, finding a slope at any point on the curve, ठीक है। तो ये पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम, लास्ट स्लाइड में कुछ नहीं है, यही स्टार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पॉइंट ए पे हमने एक टेंजेंट बनाया, पॉइंट बी पे हमने एक टेंजेंट बनाया, ठीक है। So these are two tangents. So in order to find, in order to find slope at any point on the curve, we draw a tangent at any point on the curve, एनी पॉइंट नहीं जहाँ पे, एट दैट पॉइंट लिख लो, ठीक है। तो पॉइंट ए पे अगर आपको स्लोप चाहिए तो पॉइंट ए पे हमने टेंजेंट बनाया, ठीक है। तो नाउ वी कैन से दैट momentarily
we are present both on the curve and on the straight line tangent as well. जिसका स्क्रीन ब्लर हो रहा है आप एक बार लीव करो, लीव करके एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ करो, उसके बाद फिर वापस ज्वाइन करो। मस्ट बी अ नेटवर्क इशू। ठीक है, ब्लर नहीं हो सकता बिकॉज आई एम यूजिंग माई वेब कैम। पहले जैसे हम कैमरा यूज़ कर रहा था तो वहाँ पे रेजोल्यूशन हाई होता था, दिस इज़ अ वेब कैम, तो यहाँ पे ब्लर नहीं हो सकता। अगर आप देखो पॉइंट ए पे हो, जो स्टैंडिंग एट पॉइंट ए, और पॉइंट ए पे आपने अगर टेंजेंट भी बनाया, तो टेंजेंट एट पॉइंट ए, तो आप बोल सकते पॉइंट ए लाइज बोथ ऑन द कर्व एंड ऑन द टेंजेंट एज वेल। ठीक है, तो पॉइंट ए पे जब आप स्टैंड करोगे तो आपको इस पॉइंट ए पे स्लोप कैसा दिखेगा, वो स्ट्रेट लाइन का जो भी टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा वही पॉइंट ए का स्लोप भी दिखेगा आपको मोमेंटरीली, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ बोथ ऑफ देम। ठीक है, और देखो यहाँ पे हम कर्व कर्व का तो हमने सीखा नहीं, हमने सीखा किसका, हमने टेंजेंट का। जैसे ये सिंस पॉइंट ए लाइज बोथ ऑन द कर्व एज वेल एज द टेंजेंट। ठीक है, या ये जो स्ट्रेट लाइन है, पॉइंट ए लाइज ऑन बोथ द कर्व एज वेल एज द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हम अब स्ट्रेट लाइन का हमने स्लोप निकालना सीख लिया है, तो मैं बोल सकता हूँ कि स्ट्रेट लाइन का जो भी स्लोप होगा वो पॉइंट ए का भी स्लोप होगा, बिकॉज पॉइंट ए तो स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। एंड ऑल्सो सिंस पॉइंट ए इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कर्व, तो हम बोल सकते हैं कि जो इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन का स्लोप है दैट इज ऑल्सो द स्लोप एट द पॉइंट ए ऑफ द कर्व। कर्व का भी उतना ही स्लोप है यहाँ पर, समझ में आ रहा? नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। ठीक है, आप वो आप स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो, बट नॉट नेसेसरी। कर्व कैन बी ऑफ एनीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वी एक्स वर्सेस टी हो सकता है, यहाँ पे ए वर्सेस टी हो सकता है, फोर्स वर्सेस पी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एनी वेरिएबल्स कैन बी प्रेजेंट अलॉन्ग द एक्स एंड वाई एक्सिस। हाँ, तो वो एक्सेलरेटेड केसेस में कर्व्ड होगा। मोमेंटरीली इनर्शियल होगा वो। ठीक है, इतना क्लियर है। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, देखो देयरफॉर टेंजेंट या स्लोप at point A is also equals to slope of tangent at A। ठीक है, अब देखो सिमिलरली अगर आपको B पे निकालना है स्लोप एट B, क्या होगा? will be equals to slope of tangent at B। इतना सबको क्लियर है? ठीक है, हाँ क्या बोल रहे हो? क्योंकि कैलकुलस का आपको यहीं से समझ में आएगा ना कि कैलकुलस यूज ही क्यों कर रहे हो, मतलब क्या है उसका। ठीक है, तो अभी देखो ये अगर थीटा ए है, ये थीटा बी है, स्लोप एट ए
इज इक्वल टू tan थीटा है। स्लोप ऐसा ही होता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, tan थीटा है, ए पे जो टेंजेंट है, स्लोप एट बी tan थीटा बी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे tan थीटा ए और tan थीटा बी निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको प्रोट्रैक्टर चाहिए एंगल मेजर करने के लिए, फिर कैलकुलेटर चाहिए, कैलकुलेटर में आप डालोगे वो एंगल का tan कितना होगा। समझ में आ रहा है? ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि ये एंगल सारे जितने भी बनेंगे वो स्टैंडर्ड एंगल्स में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। समझ में आ रहा है ये चीज़? तो कुछ भी एंगल हो सकता है, तो आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी आपको। नाउ दिस इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि हमेशा अगर आपको स्लोप निकालना है तो आप ऐसे प्रोट्रैक्टर से पहले एंगल मेजर करो, ठीक है, और उसमें एरर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। देर इज़ वेरी मच चांसेस कि आप एंगल गलत मेजर कर लो, टेंजेंट आपने गलत बना दिया, ठीक है, तो यहाँ पे एरर की जो चांसेस है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या है, देखो हम इस चीज़ को प्रेफर नहीं करते, वी डू नॉट प्रेफर द जियोमेट्रिकल वे ऑफ फाइंडिंग स्लोप्स एट एनी पॉइंट ऑन अ कर्व। ये जियोमेट्रिकल तरीका हो गया, ये यूजिंग प्रोट्रैक्टर्स, यूर यूजिंग कैलकुलेटर्स, ठीक है, यूर यूजिंग स्केल, ठीक है, आपको लाइन बनाने के लिए स्केल चाहिए, पेंसिल चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये जो है दिस इज अ जियोमेट्रिकल वे ऑफ फाइंडिंग स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन अ कर्व, बट दिस इज नॉट ऑलवेज फिजिबल। आप हर जगह ये चीज़ यूज़ करना इतना हेक्टिक होता है, तो हम इसको प्रेफर नहीं करते। तो क्या हुआ, इसी चीज़ के लिए इन ऑर्डर टू बी एबल टू फाइंड आउट द स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन ए गिवन कर्व, ठीक है, तो उसके लिए वी फ्रेम्ड एन एंटायर मैथमेटिक्स फॉर दैट। उस मैथमेटिक्स को हम क्या बोल रहे हैं, दैट मैथमेटिक्स वाज टर्म्ड एज डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, तो वही चीज़ है। In order to find slope using the above method, one requires हाँ दिखा रहा हूँ, it is not always feasible to do so, ठीक है, hence an entire mathematics was developed to find slopes at any point on a curve, and it was called differential calculus। ठीक है, इसको हमने डिफरेंशियल कैलकुलस नेमिंग किया। ये जिसका बचा हुआ था लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कंप्लीट कर लेना आप। मोमेंटरीली मतलब एक पर्टिकुलर मोमेंट, और क्या एट दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो। फिजिबल, फिजिबल, हाँ, फिजिबल मतलब क्या बोलोगे, नॉट प्रैक्टिकल अगर है, समथिंग विच इज नॉट प्रैक्टिकल और नॉट फिजिबल।
फिजिबल मतलब वही एडवांटेजियस नहीं है, नॉट अफोर्डेबल, वही एडवांटेज नहीं है कुछ। ठीक है, हो गया डिफरेंशियल कैलकुलस, ये पार्ट लिख लिया। लिमिट्स नहीं, लिमिट्स आप उसमें करोगे, फिर भी थोड़ा हल्का सा टच होगा। लिमिट्स आप मैथ्स में ही करने वाले हो। लिमिट्स के क्या मैथमेटिक्स में नहीं घुसेंगे, जस्ट थोड़ा सा हल्का सा टच करके डिफाइन करके बता देंगे। ठीक है, हो गया इतना। ये तो डिफरेंशियल कैलकुलस सीख रहे हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस इसीलिए सीख रहे हैं, कैलकुलेटर हमेशा हैंडी होना पॉसिबल नहीं। वही काम करेगा डिफरेंशियल कैलकुलस, बिना कैलकुलेटर के आपको स्लो सब कुछ निकाल कर दे देगा। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो अभी देखो, सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस क्या है पहले तो ये देखते हैं। तो देखो, अगर मैं एक इक्वेशन बता रहा हूँ कि y इज, तो इससे पहले आपको पहले तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है वो देखते हैं। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जब भी आप लिखते हो y इज इक्वल टू सम इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा मान लो, तो यहाँ पे क्या है, x जो है, x इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी, x इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y आपका डिपेंडेंट है। तो y इज x कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है कि एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू आप अपने हिसाब से कुछ भी चूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप कुछ भी चूज करो उसकी वैल्यू, इक्वेशन में जब आप उस वैल्यू को डालोगे तो वो इस इक्वेशन से निकल के आएगा कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे y, ये y कितना होगा वो आपको निकल के आएगा। ठीक है, जो हम जनरली इसको लिखते ऐसे ही हैं, जब भी आप कोई इक्वेशन लिखते हो तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं इक्वेशन के, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में आता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं, जिनको हम अपने हिसाब से कुछ भी चूज कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, वी हैव द फुल लिबर्टी। ठीक है, फुल फ्रीडम है टू चूज व्हाट द वैल्यू ऑफ x इज गोइंग टू बी। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव चोजन, ठीक है, व्हाट वैल्यू ऑफ x वी हैव चोजन, बेस्ड ऑन दैट द वैल्यू ऑफ y इज डिसाइडेड। क्लियर है, इसीलिए y इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज इट इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी हैव चोजन फॉर x। समझ में आ रहा? तो जो भी आपने छोटे क्लासेस में इक्वेशन सीखे थे उस सब में नहीं, यहाँ पे हमारा टाइम जो है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट वगैरह की बात कर रहे हो, टाइम आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लेते हैं, उसको आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। तो वो इक्वेशन कैसे बनाया है आपने उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट कौन से हैं, द वेरिएबल्स
whose value we can choose independently. The variable whose value depends on the choice of independent variable. इंडिपेंडेंट का आपने क्या चूज किया उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा. दिस इज व्हाट अ डिपेंडेंट वेरिएबल इज. तो जनरली डिपेंडेंट आपका लेफ्ट हैंड साइड में रहता है इक्वेशन के, और राइट हैंड साइड में आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको हम लिखते हैं. तो यहाँ पे जो इक्वेशन कंट्रोल्ड, ठीक है, कंट्रोल्ड वेरिएबल, इसी को आप डिपेंडेंट को ही बोलोगे ना. कंट्रोल फंक्शन पे आ रहे हैं अभी, वही चीज़ उसी के बताने के लिए ये सब बताना पड़ा. तो अभी देखो यहाँ पे ये जो है y x पे डिपेंड कर रहा है. हम इसको कैसा बोलेंगे? y इज डिपेंडिंग ऑन x. ठीक है. इसी चीज़ को मैथमेटिक्स में एक शॉर्ट हैंड में लिखा जाता है, या टेक्निकली जो हम टर्म यूज़ करते हैं हम ये बोलते हैं कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x. ठीक है. ये जो डिपेंडिंग ऑन x, हम इस चीज़ को वर्ड यूज़ नहीं करते, वी यूज़ द टर्म फंक्शन. x का फंक्शन है. तो डिपेंडेंस की जगह हम फंक्शन वर्ड यूज़ करेंगे, और इसका शॉर्ट हैंड रहता है ऐसे. ठीक है. तो अगर आप ऐसा सिंबल यूज़ कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट y. प्रोनाउंस कैसे करोगे? y इक्वल्स टू अ फंक्शन ऑफ x. वेरिएबल जिनकी वैल्यू हम चूज़ करते हैं, कोई भी वेरिएबल है उसका, कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम चूज़ करेंगे उसको इंडिपेंडेंट बोलेंगे. जैसे आप जब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन और उसके ग्राफ्स जब छोटे क्लासेस में आप बनाते थे, तो आप एक साइड में क्या लेते थे? एक बॉक्स लेते थे, इसमें y लिखते थे, इसमें x लिखते थे. ठीक है. और फिर जब भी आप लेते थे सबसे पहले आप x की वैल्यू पहले आप डिटरमाइन करते थे. x को हमने 2 लिया, तो y की वैल्यू कितनी आई वो आप इक्वेशन के हिसाब से देखते हो. ठीक है. तो आपने लिया किस वैल्यू को, मतलब किस वेरिएबल को आपने चूज़ किया? x को चूज़ किया, y को चूज़ नहीं किया. ठीक है. x को चूज़ किया, और x को क्या चूज़ किया उसके ऊपर डिसाइड हो रहा है कि y क्या निकल के आएगा. तो जनरली राइट हैंड साइड में जो आपके वेरिएबल्स होते हैं इक्वेशन के, उन्हीं को हम इंडिपेंडेंट लेते हैं, या फिर उन्हीं की चॉइस हम करते हैं. ठीक है. और हमारे चॉइस के हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड का जो वेरिएबल है वो कितना होगा उसकी वैल्यू डिसाइड होती है. तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाले को डिपेंडेंट बोला जा रहा है, और लेफ्ट वाले को जिसको हम अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं उसको हम इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं. ठीक है. ठीक है. तो अगर हाँ, तो यहाँ पे आप ये भी बोल रहे हो कि वी कैन चूज़ वाई ऑल्सो. हाँ, ऑब्वियसली कैन चूज़ वाई. ये आपका जो है दिस इज़ योर बेसिक कन्वेंशन जो हम फॉलो करते हैं. ठीक है. तो जिसको आप चूज़ करोगे वही आपका राइट हैंड साइड में रहता है. ठीक है. यही जो आपका मैथमेटिक्स का रूल. आप बोलोगे कि फिर तो 2, ये अगर आपने 2 चूज़ किया, ये आपका अगर मान लो 5 निकल के आया, तो आप बोलोगे कि 5 लिखो या फिर ये पूरी चीज़ लिखो, एक ही बात है. वो डिफरेंट चीज़ है. हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि रूल हमारा क्या है, हम लिखने का जो तरीका होता है एक चीज़ को. जब आप लिखोगे, आप लिखते टाइम ऐसा थोड़ी लिखते हो आप पहला सरनेम बता दिया फिर आपने अपना मेन नेम बताया. तो लिखते टाइम भी एक कन्वेंशन, एक रूल फॉलो करते हैं हम. वही चीज़ हम बता रहे हैं यहाँ पे. ये आपका रूल है. ठीक है. कि
जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम राइट हैंड साइड में रखते हैं और जो डिपेंडेंट है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। अगर आप y को चूज़ कर रहे हो अपने हिसाब से तो y को राइट हैंड साइड में लेके जाओ, ठीक है। तो वही है कि आपको इक्वेशन किस हिसाब से क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है। ऐसा कोई हमेशा यूनिवर्सल रूल नहीं है कि x हमेशा डिपेंडेंट होगा या y हमेशा डिपेंडेंट होगा, ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है। चीज़ क्या है, इस चीज़ को आप y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, इसको हम कैसे लिखते हैं, इस शॉर्ट हैंड में लिखते हैं, ठीक है। और ये फंक्शन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन ऑन विच y इज डिपेंडिंग। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम बेसिकली फंक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड व्हाट इज द फंक्शन इज दिस, जो आपको गिवन है इक्वेशन में, जो गिवन रहेगा वही, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, देखो y इक्वल्स टू 2x + 5, तो मैं इस इक्वेशन का बोल सकता हूँ y इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ x आपका है 2x + 5। यह आपका इक्वेशन है जिस हिसाब से वो डिपेंडेंस शो कर रहा है, ठीक है। तो ये 2x + 5 इज कॉल्ड द फंक्शन। तो ज़रूरी नहीं कि 2x + 5 ही हो, डिफरेंट केसेस में डिफरेंट टाइप के इक्वेशंस बनेंगे, तो बट उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन। तो ये एक सेम इक्वेशन को, इसी इक्वेशन को ये डिफरेंट तरीके हैं लिखने के, ठीक है। तो ये टेक्निकली जब आप पढ़ोगे तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए, तो इसीलिए हम ये सब बता रहे हैं। हाँ, तो y इज डिपेंडिंग ऑन x एज 2x + 5, या फिर y इज अ फंक्शन ऑफ x वेयर द फंक्शन इज 2x + 5, ऐसे दोनों चीज़ें आप बोल सकते हो। बट टेक्निकली सेकंड जो हमने बताया वही बताया जाता है, ठीक है। इसको अगर आप प्रोनाउंस करोगे तो क्या बोलोगे, तो प्रोनाउंस करते टाइम y इज इक्वल्स टू अ फंक्शन ऑफ x, दिस इज हाउ यू आर प्रोनाउंसिंग इट। सेकंड को कैसे प्रोनाउंस करोगे, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x + 5, जिससे आप डील करोगे। या पहले आप ये भी देख लो कर्व क्या है। कर्व जो है एक फंक्शन को, ठीक है, किसी भी फंक्शन को जब आप एक ग्राफ में दिखाते हो तो ये आपका कर्व बनता है, ठीक है। व्हेन एनी फंक्शन इज प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ, हर फंक्शन का एक ग्राफ बनता है और उसी ग्राफ को हम कर्व बोलते हैं। व्हेन एनी फंक्शन इज ड्रॉन ऑन अ ग्राफ, वी कॉल इट अ कर्व। तो हर फंक्शन का एक डिफरेंट कर्व होता है, ठीक है। एवरी फंक्शन हैज़ अ डिफरेंट कर्व। तो अगर आप ग्राफ देख रहे हो, कोई भी अगर आपको ग्राफ गिवन है तो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी फंक्शन का ग्राफ होने वाला है, ठीक है। तो व्हेन एनी फंक्शन इज ड्रॉन ऑन अ ग्राफ वी कॉल इट अ कर्व। तो अभी देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड देयर रिस्पेक्टिव कर्व्स, ठीक है। तो किस टाइप का फंक्शन है तो किस टाइप का कर्व बनेगा, ठीक है, डायग्राम कैसा होता है, तो वो सब चीज़ें अभी हम देखने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन, हाँ वो भी फंक्शन ही हुआ ना। स्ट्रेट लाइन इज straight line is also a special type of curve whose slope is constant at every point। स्पेशल बन गया ना केस। the types of function and their curves। तो मान लो y equals to f of x is equals to a into x square plus bx plus, तो ये आपका क्या बन गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन या पॉलिनोमियल मान लो। चलो इसमें आप इसको छोड़ दो, पॉलिनोमियल फंक्शन मान लो, इसी में हम 2-3 केसेस देख लेंगे। तो मान लो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मेट में आपको दिया है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होता है इसको अगर हम प्लॉट करें एक्स और वाई एक्सिस में,
इसका ग्राफ आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, दिस शेप इज कॉल्ड वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है, ए एक्स स्क्वायर ले लो, एक्स स्क्वायर ले लो, एक ही बात है। तो इसका जो ग्राफ है, इसका शेप जो है, दिस शेप इज कॉल्ड पैराबोला। ठीक है, दिस इज द ग्राफ फॉर y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर। जनरली वो ऐसा ही दिखता है। ठीक है, हाँ, अपवर्ड पैराबोला। अगर माइनस डालोगे तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ होगा। ठीक है, अभी ऊपर की तरफ है, माइनस करोगे तो नीचे हो जाएगा। तो इस पे भी देखो, डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट डिफरेंट आपके स्लोप है। अगला देखो, y इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब अगर इस फॉर्म में है, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होगा, दिखा दो। तो उसका शेप ऐसा होता है। ये करते करते खुद ही आपको याद हो जाएगा सब। बट जनरली हाँ, आपको पता होना चाहिए। आप बोल सकते हो। ठीक है, वो मैथ्स में आप सीखोगे, नंबर ऑफ रूट्स उतने ज़्यादा होते हैं, उतनी बार एक्स को कट करेगा एक्स एक्सिस। ठीक है, हो गया। देखो अभी, तो ये आपका y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब मान लो y इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर माइनस वन है, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो y इक्वल्स टू वन बाई एक्स। तो इसका जो ग्राफ होगा, दैट इज कॉल्ड अ हाइपरबोलिक ग्राफ। ये तो ये आपको फिजिक्स में बहुत काम आएगा, ये जो वन बाई एक्स वाला ग्राफ है, तो इस शेप का होता है, एंड दिस शेप इज कॉल्ड अ हाइपरबोला। तो ये फिजिक्स में बहुत आएगा। नहीं, उसमें कोई ऐसे शेप का नाम नहीं है। मैथ्स में करोगे, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में हाइपरबोलास आएंगे। ठीक है, तो ये आपके पॉलिनॉमियल वाले हो गए शेप। नहीं, वो टच नहीं करता। हाइपरबोला जो है ना एक्स को टच करेगा ना वाई को टच करेगा। ठीक है, तो अगला जो है, हाँ, ओरिजिन 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 अभी इस फॉर्मेट में है, तो वो ओरिजिन को कुछ और, अगर प्लस बी एक्स प्लस सी रहेगा तो कुछ और भी बन सकता है, या ऐसा भी बन सकता है।
अभी ये जो ग्राफ बनाया है हमने पॉजिटिव साइड के लिए बनाया, नेगेटिव साइड वाला उल्टा ऐसा रहता है, ठीक है। n-1 हो गया, y इक्वल्स टू a x टू द पावर n प्लस b x टू द पावर n-1, ये आपका पॉलिनोमियल है। ये डिग्रीज हम डिफरेंट लेके कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें सारों में से ये सारे ग्राफ जो है दीज आर ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो आपको फिजिक्स में ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। अगला आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे रहेंगे, वही जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक y इक्वल्स टू मान लो साइन एक्स है, यहाँ पे फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ x हियर, साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया ये। y इक्वल्स टू कॉस एक्स, तो फंक्शन ऑफ x आपका बन गया कॉस एक्स, ठीक है। तो ये सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं पॉसिबल, सारे के सारे आपके इस कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हाँ वही, तो वही ग्राफ आप स्ट्रेट अवे बना लो अभी, ये कॉस का, हाँ बता रहा हूँ। tan x का अगर आपको देखना है, ऐसा tan x को, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड द ग्राफ्स हो गए। कॉस वाला 1 से स्टार्ट होता है, साइन वाला 0 से स्टार्ट होता है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, और कॉस वाला आपका 1 से स्टार्ट होगा, 1 से 0, फिर tan, देखो tan 0 कितना है, 0, tan 90 कितना है, इन्फानाइट। तो ये 0 से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है और इन्फानाइट की तरफ जा रहा है, तो दिस इज बेसिकली x इक्वल्स टू π/2। ठीक है, तो ये आपके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो जनरली आप डील करोगे। फिर लिख लिया ना, ये हो गया, ठीक है। तो अगला देखो, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया। एक्सपोनेंशियल जो होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, y इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर x, इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर x जो है, दिस इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पे e क्या है, e इज अ रैशनल नंबर, नहीं नहीं कुछ नहीं, ई जो है, ई इज एन इरेशनल नंबर जस्ट लाइक पाई। पाई सबको पता है, पाई का वैल्यू भी पता सबको। सिमिलरली पाई जैसे और भी इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, ई बीइंग वन ऑफ देम। ई का जो वैल्यू है दैट लाइज समवेयर अराउंड 2.6,
7, ठीक है। हाँ, ऑयलर्स नंबर, ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड द ऑयलर्स नंबर। ठीक है, तो ई जो है फिजिक्स में आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। वेव फंक्शंस आपके साइन वाले ही होंगे ना, साइन और कॉस वही आपके वेव हो गए। वेव चैप्टर भी आपका रहेगा पूरा, ठीक है। तो ये आपका y इक्वल्स टू ई रेज़ टू द पावर x, ई इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर, ठीक है, जस्ट लाइक पाई, ठीक है। तो e के पावर में x जो होते हैं, इस टाइप के जो फंक्शंस है, इनको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। इसका जो ग्राफ है, देखो ग्राफ कैसा होता है। तो y इक्वल्स टू ई रेज़ टू द पावर x ऐसा होता है, और ये जो है दूसरा ई रेज़ टू द पावर माइनस x। तो ये जो ग्राफ है, इसको हम ऑल्सो ये भी बोलते हैं एवर इंक्रीजिंग ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ या एवर इंक्रीजिंग ग्राफ। दिस शेप इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल शेप। एक्सपोनेंशियल वर्ड का मीनिंग है एवर इंक्रीजिंग। y इक्वल्स टू ई रेज़ टू द पावर x का ये पूरा ग्राफ है, लेफ्ट साइड में भी है। अगर y इक्वल्स टू ई रेज़ टू द पावर माइनस x है, तो दिस इज एन एवर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये आपका एवर डिक्रीजिंग। हाँ, ये जो है दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज 0,1। दोनों ग्राफ इसी में से पास होते हुए जाएंगे। तो ये हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है, ये हमने उसमें भी देखा था कि इसमें बताओ, यूनिट्स एंड डायमेंशन में भी हमने इसको देखा था। y इक्वल्स टू लॉग बेस ई ऑफ x, इसको नेचुरल लॉगरिथम भी बोलते हैं, ln। तो लॉग के बेस में अगर e है, इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल लॉगरिथम and also represented by ln, ठीक है। तो बहुत जगह जनरली हम फिजिक्स में इसी से डील करेंगे, लॉग के बेस में e, कोई और हम बेस से डील करेंगे नहीं इतना। इसका जो ग्राफ होता है, देखो नेचुरल लॉगरिथम, इसको हम ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, इसका नेचुरल लॉगरिथम। तो लॉग बेस ई जो है, इसको ln भी लिखा जा सकता है, ठीक है। जनरली आपको यही लिखा आएगा, ठीक है, लॉग बेस ई का मतलब ln। इसका जो ग्राफ होता है, दिस इज हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक, एंड दिस ग्राफ passes through 1,0. Please like, share and subscribe and hit the bell icon for future updates.